नमस्कार दोस्तों, क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कहानी आर्मी से रिलेटेड है। हर एक देश अपनी आर्मी को यही सिखाता है कि तुमको आखिरी वक्त तक अपने देश के लिए लड़ना है, दुश्मन के सामने कभी भी घुटने नहीं टेकने हैं, दुश्मन के सामने कभी भी सरेंडर नहीं होना है। आज की कहानी है जापान की सेना की। उनको भी यही सिखाया गया था कि दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेकने, दुश्मन के सामने सरेंडर नहीं होना है, आखिरी वक्त तक लड़ना है। और इसी के अंजाम की ये कहानी है। आज तक का सबसे बड़ा मगरमच्छ हमला इंसानों के ऊपर, उसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इससे बड़ा हमला मगरमच्छों के द्वारा ना तो इससे पहले कभी हुआ था, ना ही इसके बाद कभी हुआ है। और इस इंसिडेंट को बाकायदा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज किया गया है। उस बुक के रिकॉर्ड्स के अनुसार इस इंसिडेंट में करीबन 980 जापानी सैनिक मारे गए थे। 980 जापानी सैनिक, टोटल 1000 थे, 1000 थे 1000, जिनमें से कि 20 बच गए, बाकी के 980 मौत की घाट उतर गए। कहानी है ये 8 मील में फैले दलदल की, जिसमें कि मगरमच्छ रहा करते थे, बहुत ही खूंखार मगरमच्छ। अब पीछे मुड़ नहीं सकते क्योंकि पीछे है आर्मी, दुश्मन देश की आर्मी, वो गोलियों से मार देंगे अगर पीछे गए तो पीछे तो मौत पक्की है। लेकिन अगर हमने ये 8 मील का दलदल किसी तरह पार कर लिया तो हम बच जाएंगे। एक कहावत है, आगे खाई पीछे कुआं। बस ये कहावत उस दिन सच हुई थी। ये टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का। उस वक्त भारत पर भी ब्रिटेन का कब्जा था, ब्रिटिश लोगों का कब्जा था। तो कई सारे इंडियंस भी ब्रिटिश आर्मी में शामिल थे और जापान के खिलाफ वो लड़ रहे थे। उसी वक्त म्यांमार, पहले म्यांमार का नाम हुआ करता था बर्मा। बर्मा के अंदर एक द्वीप है, रामरी द्वीप। उस रामरी द्वीप पर जापान ने बड़ी तादाद के अंदर सेना लगा रखी थी और जंग के लिहाज से वो द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट था। ब्रिटिश लोगों के मन में ख्याल आया कि क्यों न इस द्वीप पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि जंग के हिसाब से बहुत ही अच्छी लोकेशन थी वो। और अगर ब्रिटिश लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं तो वो उसके ऊपर एक एयरबेस बनाएंगे। एयरबेस बनाने के बाद में जो दुश्मन देश हैं उन पर हमला करना और भी आसान हो जाएगा, और भी कम वक्त में उन पर हमला कर पाएंगे, जापान पर हमला कर पाएंगे। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी, एक यूनिट निकल गई बर्मा, म्यांमार, रामरी द्वीप के लिए, रामरी द्वीप पर कब्जा करने। उनका मकसद था रामरी द्वीप पर कब्जा करके वहाँ पर एक एयरबेस बनाना है और जितने भी लोग होंगे उनको सरेंडर कर लेना है। अब इस मिशन को नाम दिया गया मेटाडोर। उधर जापान की सेना रामरी द्वीप के ऊपर तैनात थी बड़ी तादाद में। वहाँ पर पहुंची, लड़ाई शुरू हो गई। इन्होंने गोलियां चलाई, जापानी सेना ने वापस गोलियां चलाई। जापान की सेना में काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं, इधर ब्रिटिश आर्मी में भी काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। लड़ाई के दौरान ही, लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई के दौरान ही जापानी आर्मी की एक टुकड़ी, एक यूनिट अपने साथियों से बिछड़ गए और रामरी द्वीप के अंदर इधर उधर चले गए। वो, उनको रास्ता नहीं मिल रहा। 1000 लोगों की टुकड़ी थी वो, 1000 लोगों की यूनिट थी। वो टुकड़ी इधर उधर घूम रही है पूरी द्वीप पर, लेकिन उनको कहीं पर भी रास्ता नहीं मिल रहा। वो भटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, और भटकते भटकते रामरी द्वीप के उस एरिया में पहुंच जाते हैं, उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर वो दलदल था। अब ये बात, वो आगे बढ़ते जा रहे थे दलदल की तरफ। अब ये बात ब्रिटिश इंडियन आर्मी को पता चल जाती है कि एक जापानी सेना की टुकड़ी अपने साथियों से बिछड़ गई है और वो उस दलदल की ओर बढ़ रही है। अब जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसको सारे द्वीप का नक्शा मालूम था, सारे द्वीप का भूगोल मालूम था, जियोग्राफी मालूम थी उसकी। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने सोचा कि ये सबसे सही वक्त है जापानी आर्मी की उस एक टुकड़ी पर कब्जा जमाना, क्योंकि वो अकेले थे, बहुत आसान था उनको सरेंडर करना, उनको मारना, उन पर अपना काबू पाना। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी की भी एक टुकड़ी उस जापानी आर्मी की टुकड़ी के पीछे लग गई। सबसे पहले उन्होंने एक मैसेज भेजा उस जापानी आर्मी को कि तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, तुम सरेंडर कर दो। लेकिन जापानी आर्मी को ऑर्डर थे कि तुमको दुश्मन के सामने बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करना है, अपने आखिरी वक्त तक अपने देश की रक्षा करनी है, घुटने नहीं टेकने हैं। जापानी आर्मी ने इस मैसेज को इग्नोर किया और वो आगे बढ़ते गए। जापानी आर्मी को अभी तक पता नहीं था कि सामने उनकी मौत आने वाली है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने एक बार फिर कहा सरेंडर कर दो, लेकिन जापानी आर्मी ने मैसेज को अनसुना करके वो आगे बढ़ते गए।
जापानी आर्मी अब धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। उनके पीछे ब्रिटिश इंडियन आर्मी भी बढ़ती जा रही है। अब क्योंकि अब ब्रिटिश इंडियन आर्मी को सारा पता था उस एरिया के बारे में, उस द्वीप के बारे में, और ये भी पता था कि आगे दलदल है। अब इधर जापानी जो आर्मी थी, जापानी आर्मी, वो अपना दिमाग लगा रहे थे। दूसरा है, जापानी आर्मी सोच रही थी कि हम थोड़ी दूर आगे चलते हैं। जापानी आर्मी को जो दलदल था उसके बारे में मालूम था, यहाँ पर दलदल है, लेकिन जापानी आर्मी ने सोचा कि हम इस दलदल को क्रॉस करेंगे और उसके बाद में एक सेफ हाउस है, वहाँ पर पहुँचकर ब्रिटेन आर्मी पर वापस से हमला बोल देंगे। ये उनका प्लान था जापानी आर्मी का। टुकड़ी आगे बढ़ती जा रही थी और उस 8 मील के दलदल के पहले वहाँ पर पहुँच जाती है, दलदल के पास पहुँच जाती है। इस दलदल को अब उन्हें पार करना था। इस दलदल का नाम था मैंग्रोव दलदल। 8 मील के दायरे में ये फैला हुआ था। और मैंग्रोव नाम इसको क्यों दिया गया? दरअसल मैंग्रोव एक पेड़ का नाम होता है और ये पेड़ खास करके दलदल एरिया में उगता है। जो दलदली एरिया होता है, मैंग्रोव पेड़ उसी एरिया में उगता है। और मैंग्रोव पेड़ की खासियत भी होती है कि उसकी आधी टहनियाँ ऊपर होती हैं, आधी टहनियाँ जमीन में दलदल के अंदर होती हैं। तो उन्हें इस मैंग्रोव दलदल को पार करना था। ये सबसे बड़ी चुनौती थी उनकी। और पार करते ही वो सेफ स्थान पर पहुंच जाते। वहाँ पर वो चाहते तो छिप सकते थे और चाहते तो हमला कर सकते थे ब्रिटिश आर्मी के ऊपर। लेकिन उस दलदल का जो एक सबसे बड़ा खौफनाक सच था, वो जापानी आर्मी को मालूम नहीं था। वो खौफनाक सच ये था कि उस दलदल के अंदर करीब 17 फुट से लेकर 23 फुट, 17 फुट टू 23 फुट तक के लंबे, इतने लंबे लंबे मगरमच्छ है, खूंखार, खतरनाक, भूखे मगरमच्छ, और 1-1 टन वजनी, आप सोच सकते हैं। और दलदल के अंदर जो मगरमच्छ की रफ्तार होती है बहुत तेज होती है, तो इंसान का तो सवाल ही नहीं कि वो मगरमच्छ के सामने एक पल भी टिक पाए। वो दलदल, 8 मील लंबा दलदल, उन मगरमच्छों का आशियाना था, वही उनका घर था। और उन मगरमच्छ को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी उनके घर में आए और उनको परेशान करे, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जो भी आता था उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता था। अब ये जो खौफनाक सच था दलदल का, ये ब्रिटिश आर्मी को, ब्रिटेन आर्मी को पता था कि इसके अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, खूंखार मगरमच्छ हैं। तो ब्रिटिश आर्मी अब आगे नहीं बढ़ रही थी। अब जो जापानी आर्मी थी वो बीच में, उस आर्मी की टुकड़ी के आगे है एक 8 मील लंबा दलदल जिसके अंदर खूंखार मगरमच्छ हैं। उस आर्मी के पीछे की तरफ है ब्रिटिश आर्मी जो कि उनको गोलियों से मार देगी। तो अब उनके आगे भी मौत है, उनके पीछे भी मौत है। अब अगर दलदल पार कर दिया तो कहीं ना कहीं वो बच सकते थे। चर्चा चल ही रही थी क्या करना है। इतने में जो कैप्टन थे उस टुकड़ी के, उनका आदेश आता है कि चलो हम दलदल पार करते हैं। मैंग्रोव के पेड़ की जो शाखाएं होती हैं जो नीचे लटकती हैं, उनको पकड़ते 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 हम ये 8 मील लंबा दलदल धीरे धीरे पार कर लेंगे। फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं। लेकिन ये 8 मील लंबा सफ़र, उनको ये नहीं पता था कि उनका ज़िंदगी और मौत का सफ़र होने वाला है। अगर पार कर लिया तो ज़िंदगी है, अगर पार नहीं कर पाए तो मौत है। ब्रिटिश आर्मी ने फिर से एक उनको मैसेज दिया कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, आगे मौत है, वापस पीछे आ जाओ, सरेंडर कर दो। जापानी आर्मी मतलब ये नहीं था तैयार हो जाए, उन्होंने इस बात को भी इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया। फिर आती है 19 फरवरी 1947 की वो काली रात, जो कि आज तक इतिहास के पन्नों में छिपी है। और जब कभी भी कोई इसको सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप सोच कर देखिए इस बात को, आपको फील होगा कि वो कितनी खतरनाक सिचुएशन थी। चलो, शाम हो गई थी, अब शाम का वक्त हो गया था, धीरे धीरे सूरज ढल रहा था चारों तरफ। जो जंगलों के जानवर होते हैं उनका शोर धीरे धीरे बढ़ रहा था। ब्रिटिश आर्मी धीरे धीरे चलती चलती जो जापानी आर्मी दलदल के आगे रुकी हुई थी उनके काफ़ी करीब आ गई थी। अब जापानी आर्मी के पास यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था सोचने के लिए, उस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए। उनको अब दलदल में कूदना ही था। कैप्टन ने आदेश दिया। 19 फरवरी 1947 की रात उन्होंने दलदल में छलांग मार दी। वो दलदल को पार करने निकल पड़े। अब जितने भी अफसर थे, जितने भी जवान थे, ऑफिसर्स, सभी उस दलदल में उतर गए। अब वो उतर तो गए, लेकिन दलदल के अंदर चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। दलदल के अंदर जितना ज़्यादा हम जोर देते हैं उतना ज़्यादा हम नीचे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल
दलदल ही दुश्मन नहीं था, दलदल के अलावा जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, साथ में बड़े बड़े खूंखार मगरमच्छ। कुछ ही देर बाद में जो जवान थे उनको डिहाइड्रेशन होने लगी, पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं था एक टुकड़ी के पास, साथ में सांप बिच्छू जानवर ये काट रहे थे। तो इनकी वजह से कई जवान वहीं पर घायल हो गए और वो आगे नहीं बढ़ पाए। थोड़ी और रात बीती, थोड़े और आगे वो गए। कुछ देर बाद कुछ जवानों की चिल्लाने की आवाज़ आई। उन जवानों के ऊपर मगरमच्छों ने हमला कर दिया था। अब उस वक्त युद्ध चल रहा था। युद्ध में चारों तरफ से गोली बारूद, तोप, बम, धमाके सब होता रहता है, शोर शराबा बहुत होता है। तो जिन जवानों पर मगरमच्छों ने हमला किया उनकी चीखें इस शोर के अंदर दबकर रह गई। बाकी टुकड़ी के जवानों को पता नहीं चला कि कुछ जवानों पर मगरमच्छों ने हमला कर दिया। वो अभी भी उनको पता नहीं था कि इस दलदल के अंदर खूंखार मगरमच्छ हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, उस टुकड़ी के जवान शहीद होते जा रहे थे। हर बीतते वक्त के साथ उस टुकड़ी की तादाद कम हो रही थी। अब एक वक्त ऐसा आ गया था कि गिने चुने लोग बचे थे उस टुकड़ी के। सुबह होने वाली थी, मगरमच्छों ने पूरी की पूरी यूनिट को मार दिया था। धीरे धीरे सूरज निकला, सुबह हुई। उस टुकड़ी के केवल अब 20 जवान बचे, 20 सोल्जर अब बचे। वो 20 के 20 दलदल के शुरुआती एरिया में थे, यानी कि वो ज़्यादा आगे नहीं गए थे, दलदल के बीच में नहीं गए थे। या तो वो जा नहीं पाए और कोई दिक्कत हो गई थी, वो दलदल की शुरुआत में थे। तो जब उन्होंने देखा कि टुकड़ी के बाकी सभी जवान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, खून बह रहा है, दलदल पूरा लाल हो चुका है, तो उन्होंने फैसला किया कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। वो वापस किनारे पर लौट आए और जैसे ही किनारे पर लौट आए, इतने में जो ब्रिटिश आर्मी थी वो भी दलदल के किनारे पर ही खड़ी थी और उन सभी 20 के 20 लोगों को सरेंडर कर लिया। अब जो 20 लोग बचे थे जिनको ब्रिटिश आर्मी ने अपनी गिरफ्त में लिया था, उन 20 लोगों में से एक ने किताब लिखी और उस किताब में लिखा कि वो रात जो मगरमच्छ थे दलदल के अंदर, उन मगरमच्छों का पूरा जिस्म दलदल के अंदर, केवल उनकी आंखें ऊपर निकली हुई। अगर मगरमच्छ को पहचानना है तो उनकी आंखें देखते रहो आप, दलदल में कहाँ पर छोटी छोटी आंखें दिखाई देंगी। साथ में अगर कोई मगरमच्छ बाहर भी आता है तो जो दलदल का कलर है और मगरमच्छ का कलर है वो एक जैसा, और रात का वक्त, तो ये पहचानना बहुत ही मुश्किल था कि कहाँ मगरमच्छ है कहाँ नहीं है, किस तरफ से मगरमच्छ आकर हमला करते कुछ पता नहीं। और ये भी कहा उन्होंने कि क्योंकि उस वक्त लड़ाई चल रही थी, जंग चल रही थी, चारों तरफ गोलियां चल रही थी, खूब सारा खून बहा, खूब सारे लोग बहे, तो जो खून की बू थी वो उधर हवा के अंदर फैल गई थी। हवा के अंदर खून की, इंसानी खून की बू थी। अब उस इंसानी खून को हम तो सेंस नहीं कर सकते, हमें तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, ये उस बू को सूंघ लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये इंसानी खून की बू है। और उस रात जो मगरमच्छ थे उन्होंने भी इस बू को पहचान लिया था और उन्होंने जमगढ़ लगा लिया था। वो एकदम तैयार थे इंसानी खून चखने के लिए, इंसानों को मारने के लिए। उस दलदल के अंदर मगरमच्छों को अक्सर इतना ज़्यादा शिकार नहीं मिलता था, तो उनमें से काफ़ी सारे मगरमच्छ भूखे थे। काफ़ी सारे मगरमच्छों को खून की बू सूंघने के बाद में और भी ज़्यादा भूख लग गई, काफ़ी दिन में घायल थे बम धमाकों के कारण, और उनको गुस्सा बहुत तेज आ रहा था। वो बस इंतज़ार कर रहे थे कि कोई इंसान आए उनके दलदल में और वो उसको नोच डाले। ऐसा लिखा एक उस टुकड़ी के जवान ने जो कि बच गया था। 980 लोगों के ऊपर मगरमच्छों ने एक साथ हमला किया 12 घंटों के अंदर अंदर। 12 घंटे भी नहीं हुए, सभी 980 लोगों को मगरमच्छ खा गए। 1987 और 1998 में 2 एडिशन रिलीज हुए थे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के, और दोनों ही बुक्स के अंदर जो ये मगरमच्छों वाला इंसिडेंट था इसकी जगह थी, इसको छापा गया था उस बुक के अंदर। अब जिन्होंने इस इंसिडेंट को छापा, इस इंसिडेंट को छापने से पहले उन्होंने तमाम इतिहास खंगाल लिए, लेकिन कहीं पर भी उनको इतना बड़ा मगरमच्छ हमला नहीं मिला। 980 लोग
एक साथ मारे जाते हैं मगरमच्छ हमले में। और क्योंकि उस वक्त जो भारत था वो भी ब्रिटेन के कब्जे में था, ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश आर्मी के अंदर काफ़ी सारे भारत के भी लोग थे। तो उसी वक्त एक लेफ्टिनेंट जनरल जे इफ़ार याकूब, बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने थे, इन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी। ये भी उस टुकड़ी के साथ, ब्रिटिश आर्मी की टुकड़ी के साथ उस द्वीप के ऊपर गए थे, और उस द्वीप के ऊपर जाने के बाद में इन्होंने भी जापानी आर्मी की उस बिछड़ी हुई टुकड़ी का पीछा किया था। अब इन्होंने कहा था कि इन्होंने किताब लिखी, उस किताब में लिखा है कि उन्होंने जापानी आर्मी को कई बार संदेश भिजवाया कि आप सरेंडर कर दीजिए। वो अपने साथ बाकायदा एक ट्रांसलेटर लेके गए थे जो कि उनको जापानी भाषा को मैसेज को ट्रांसलेट करके बता दे। और जब वो दलदल के अंदर उतर गए थे तब भी वो उनके पास गए थे, नाव लेकर लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट करवाया था कि आगे मौत है, दलदल में मौत है, बाहर आ जाइए, सरेंडर कर दीजिए। लेकिन जापानी आर्मी ने एक ना सुनी, वो आगे बढ़ते चले गए। और इसके बाद में उस घटना के ऊपर काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी डिबेट हुई। क्या दलदल में कूदना उस जापानी टुकड़ी के लिए, जापानी आर्मी की टुकड़ी के लिए क्या एक अक्लमंदी वाली बात थी? क्या उनको उस टाइम सरेंडर कर देना चाहिए था? क्या ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ वहीं पर लड़ना चाहिए था? इस सब की चर्चाएं होती रही और करीब 70-75 साल हो गए आज इस बात को, और आज भी जापान में ये कहानी सुनाई जाती है और कई जगह पर ये कहानी सुनाई जाती है। और जब भी ये कहानी सुनाते हैं तो लोग उस खौफनाक मंजर को याद करके दंग रह जाते हैं। जरा सोच के देखिए कि आगे दलदल, जिसमें कि खूंखार मगरमच्छ, खतरनाक भूखे मगरमच्छ, आगे जाएंगे तो मरेंगे, और पीछे दुश्मन देश की आर्मी जो कि बंदूक ताने खड़ी है, अगर उनके पास गए तो वो गोली मार देंगे। तो अब यहाँ पर आपको मौत के बीच में से भी सेलेक्ट करना है कि आपको दुश्मन की गोलियों से मरना है या फिर मगरमच्छों के दांतों से मरना है। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश जापानी आर्मी की टुकड़ी थी उसको एक किरण नजर आई कि हम बच सकते हैं, क्या पता हम दलदल पार कर लें, तो वो दलदल में कूद गए। लेकिन यहाँ पर कुछ भी कहो, जापानी आर्मी का जो जज्बा था, जापानी आर्मी का जो अपने देश के प्रति प्यार था, वो अनमैच्ड था। उन्होंने सरेंडर नहीं किया, जैसा भी उनके कैप्टन ने उनको आदेश दिया वो करते गए। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि उस जापानी आर्मी की टुकड़ी में कुछ जवान ऐसे भी थे जिनको ये पता था खौफनाक सच उस दलदल का, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। जैसा भी उनके कैप्टन ने उनको कहा वो वैसा करते चले गए, कैप्टन के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं गए, ना ही सरेंडर किया। ये दिखाता है कि जापानी आर्मी भी कितनी स्ट्रॉन्ग है ना है, लेकिन वो अपने कमांड्स को फॉलो करती है। और जापान जाना जाता है कि जापान के लोग जाने जाते हैं कि जो भी कमांड उनको दी जाती है वो उसको फॉलो करते हैं, उसको कभी भी डिनाई नहीं करते हैं। और यही खासियत है कि जापान इतनी जल्दी, इतनी तेज़ी से ग्रो कर जाता है, इतनी सारी सुनामी, इतनी सारी बाढ़ आने के बावजूद भी वो फिर से एक टॉप देशों की लिस्ट के अंदर शामिल है। तो यही थी दोस्तों कहानी इतिहास के सबसे बड़े मगरमच्छ हमले की इंसानों के ऊपर। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही और तमाम खबरें सुनने के लिए क्राइम रिपोर्टेड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद।